हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, पीवाईक्यू डिस्कशन के तहत आज 2020 के पेपर का डिस्कशन करेंगे। विषय वही है, जनरल स्टडीज़ के इतिहास और भारतीय विरासत और संस्कृति के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में जीएस पेपर 1 के पीवाईक्यू डिस्कशन किया गया है कई वर्षों के, और 2020 और 21 का जो पीवाईक्यू डिस्कशन है वो छूट गया था, उसको भी लेकर के आज डिस्कशन किया जा रहा है। आज 2020 का किया जा रहा है। 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसका जो पैटर्न है वही सेम है। 10 प्रश्नों के मार्क्स जो 150 शब्दों के, 15 प्रश्नों के मार्क्स जो है 250 शब्दों के हैं। तो पीवाईक्यू डिस्कशन का मूल उद्देश्य क्या था? पीवाईक्यू डिस्कशन का मूल उद्देश्य ये था कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे आप ठीक प्रकार से समझ पाएँ। जैसे ही आप लोगों ने पीटी का एग्जामिनेशन दिया और आपको ये दिमाग में आ गया कि हम जो है पीटी में जो है सुरक्षित स्थान पर है और सफल हो सकते हैं, तो ये जो समय मिल रहा है रिजल्ट आने तक, इस समय का सदुपयोग कीजिए। यथासंभव जितना से अधिक पीवाईक्यू को क्या करिए, डिस्कशन करिए, उसको लिखिए, उसको लेकर के अपने दोस्तों के बीच में या ग्रुप में आलोचना कीजिए, ताकि क्या हो, आपको एक समझ विकसित हो जाए कि यूपीएससी किसी चैप्टर के उन महत्वपूर्ण किस पॉइंट पर जो वो बात करना चाहता है, किस चैप्टर का कौन सा हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण है जहां यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते रहने से क्या होगा, आपकी लेखन शैली डेवलप होगी। आप में महत्वपूर्ण पार्ट्स, किसी चैप्टर का, अध्याय का जो महत्वपूर्ण हिस्सा हो, उस पर आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकें, क्योंकि आपको बाद में जाकर के लिखना भी पड़ता है। तो यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं, लगभग 10 वर्षों के अगर आप पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए कि आपका एक समझ डेवलप हो जाएगा और आप उस दबाव को कम करने में क्या हो जाएंगे, जो है सफल हो जाएंगे, जो परीक्षा हॉल में होता है कि हमने पीवाईक्यूज़ नहीं किया। बिना पीवाईक्यूज़ और बिना लेखन शैली के प्रैक्टिस के तो मेंस राइटिंग करना क्या है, काफ़ी जो है असंभव प्रतीत होगा। चाहे आपके दिमाग में कितनी भी बातें स्टोर है, लेकिन मेंस लिखने की जो प्रैक्टिस करने की जो बात है, वो तो पीवाईक्यू को लिखकर और उसको डिस्कशन करने से ही जो है आपको क्या होगा ना, धीरे धीरे सरल होगा। मेंस में लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें जो है समय का प्रबंधन, 10 मार्क्स के लिए कितना, 15 मार्क्स के लिए कितना, और सरल भाषा के माध्यम से किसी चीज़ को प्रस्तुत कर देना, ताकि हम जो कहना चाहते हैं या जो प्रश्नों में जो पूछा जा रहा है उस आउटकम को दिखा देना, कम शब्दों में और सटीक शब्दों में लिख करके दे देना। यही जो है मेंस का क्या है, सफलता की एक राज है। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। शैलकृत स्थापत्य कला, रॉक कट आर्किटेक्चर को लेकर के बात किया जा रहा है। इतिहास के लेखन में कई चीज़ें महत्वपूर्ण है, साहित्यिक स्रोतें महत्वपूर्ण है, अभिलेख महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जो है जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, पर्वतों को काट करके, चट्टानी गुफाओं को काट करके पेंटिंग्स बनाए गए, मूर्तियों को बनाया गया, एकात्म मंदिरों का निर्माण किया गया। ये भी क्या है कि इतिहास के स्रोत के रूप में कार्य करता है और बहुत बड़ा स्रोत के रूप में कार्य करता है। रॉक कट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो ये भीमबेटका से क्या होती है, प्रारंभ होती है। मध्य पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के बीच काल का जो समय काल है, उस काल में भीमबेटका में जो है पेंटिंग किया गया है या रॉक कट पेंटिंग किया गया है। और इसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि उस समय काल के दौरान पशु पंछियों, शिकार, आखेट का जो जीवन है वो इनके द्वारा व्यतीत किया जाता था। और उन्हीं चीज़ों को है जो उन्होंने अपनी भावनाओं को, किस प्रकार वे शिकार कर रहे हैं, उन भावनाओं को उन्होंने उकेरा, जानवरों को प्रति शिकार करना। तो ये जो भावना है उसको जो है रॉक कट के माध्यम से दिखाना, ये क्या है, इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत के तौर पर क्या करता है, कार्य करता है। आगे जाकर के अगर हम बात करेंगे, पर्वतों को काटकर, चट्टानों को काटकर गुहा विहार बनाए गए, रथ मंदिरों का निर्माण किया गया। ये भी क्या है ना, एक इतिहास के बहुत बड़े स्रोत के तौर पर है। और सातवाहन काल में ये चरम जो है स्थिति पर पहुंच गया था। सातवाहन काल में कई गुफाओं के निर्माण किए गए, जिनमें भाजा की गुफाएं, कार्ले की चैत्यगृह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना जाता है। कार्ले का चैत्यगृह से लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। पीतल खेरा, अजंता की गुहा विहार, इन पर भी प्रश्न पूछा
पूछा जाता है, बेतसा की गुफाएं, नासिक की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं, ये जो है प्रश्नों के सेंटर पॉइंट में रहते हैं कला और संस्कृति के तहत। या जो है अजंता की गुफाओं में क्या था, कार्ली की चैत्यगृह में क्या कुछ था, ये तो प्रश्न पूछा ही जाता है। पूर्वी भारत में उड़ीसा में स्थित उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं, खारवेल की हाथी गुफा है, ये क्या है ना, पर्वतों को काट कर गुहा विहार निर्माण किया गया, बौद्ध और जैन संतों को रहने के लिए बनाया गया, और वहीं पर जो है क्या है ना, स्थापत्य कला के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। और एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कि ये किन शासकों के द्वारा किन्हें समर्पित किया गया, किसके लिए समर्पित किया, किस कालखंड में समर्पित किया गया, तो ये क्या है, एक इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत के तौर पर क्या करता है, काम करता है। जैसे सातवाहन काल के दौरान जो गुहा विहार का निर्माण कराए गए थे, तो इससे साबित होता है कि वे किस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रति क्या थे ना, बौद्ध धर्म को सम्मान देते थे। ये एक बहुत बड़ी जो है सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए गुफा स्थापत्य कला की अगर बात करें तो ठीक गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाओं में चित्रकला जो है काफ़ी फेमस माना जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, रॉक कट स्ट्रक्चर्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास के स्रोत के तौर पर भी। पल्लव काल में जब द्रविड़ शैली का प्रारंभिक विकास हो रहा था, तो पल्लव शासकों के द्वारा जो है अलग अलग शासकों ने अलग अलग शैली डेवलपमेंट की। उनमें जो महेंद्र शैली है, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा डेवलप किया था, जिनके दौरान जो प्रारंभिक पर्वत गुफाओं को काट कर क्या बनाए गए थे, जो है मंदिरों का निर्माण किया गया था। एकास्म रथ मंदिर जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में बनाया गया, महाबलीपुरम के जो मंदिर है इसके प्रमाण है। इसके अलावा राष्ट्रकूट काल में एकास्म पत्थरों को बना करके कैलाश मंदिर जो है सबसे बड़ा रॉक कट आर्किटेक्चर का क्या है, उदाहरणों में से एक है। इन उदाहरणों को रख करके हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में इनका क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान है। ये हमें तत्कालीन समय के धार्मिक स्थिति को लेकर के कई बार जो मंदिरों के दीवारों पर या जो पेंटिंग्स के माध्यम से वहाँ की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है, राजनीतिक स्थिति की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बौद्ध धर्म इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है। पाल काल जो है पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था, 750 के बाद की बात है, और इन्होंने मठ विहारों को निर्माण किया है ना। इसके अलावा इन्होंने कई विश्वविद्यालय जो है बनाए, अर्थात बौद्ध विहार के रूप में उन्होंने महाविहारों का निर्माण किया, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनकर के तत्कालीन समय में कार्य करने लगे, जैसे विक्रमशिला, जैसे औदंतपुरी, जैसे सोमपुरा विश्वविद्यालय। ये वो जगदल जो महाविहार है, ये वो निर्माण है जो पाल काल के संरक्षण में बने। पाल काल में गोपाल प्रथम, इसके साथ साथ जो है धर्मपाल, देवपाल ने बौद्ध धर्म को क्या किया था, संरक्षण दिया था। इनके द्वारा समय समय पर जो है अलग अलग महाविहारों का निर्माण किया गया था, और बौद्ध धर्म के लिए जो है क्या है, बौद्ध धर्म के लिए कार्य किए गए थे। इसी काल में बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा का भी क्या हुआ था ना, विकास हुआ था। तो हम इस प्रकार ये इसको क्या कर सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। विक्रमशिला जो काफ़ी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय माना जाता है नालंदा के बाद, और इस विश्वविद्यालय तत्कालीन समय में क्या है, कई महत्वपूर्ण शिक्षक थे, कई जगह से पढ़ने आते थे। तिब्बत में जो धर्म प्रचार, तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार जो कि दीपांकर के द्वारा किया गया था, वो दीपंकर जो कि बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक माने जाते थे, तो वो भी पाल शासकों के समय काल में किया गया था। तो ये कुछ आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियां पर राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। लॉर्ड कर्जन की जो प्रशासनिक नीतियां, उसके दो पक्ष हैं। एक ही पहला पक्ष तो यह है कि इसने ब्रिटिश सत्ता को जो है काफ़ी मजबूत बना दिया, और दूसरा दूसरी तरह से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो है क्या कि इन नीतियों का सहारा लिया। इनमें से कुछ नीतियाँ जो है उल्टे पड़ गई, और इन नीतियों के फलस्वरूप भारत में एकजुटता बढ़ गई, और जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गया ना, और डेवलपमेंट हो गया। तो इनके द्वारा ब्रिटिश सत्ता को मजबूत बनाने का जो प्रोसेस शुरू किया गया था, लेकिन वो हो गया विपरीत, और विपरीत होने से क्या हो गया, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है और मजबूत होता चला गया। इसका समय काल क्या है ना, इसका समय काल 1899 से 1905 तक, और 19वीं शताब्दी के अंत में ये भारत में वायसराय बन करके आए, और इनके ये अपने प्रशासनिक नीतियों के कारण ही जाने जाते हैं।
जिनके कारण भारत में जो है जनमानस एकजुट हुए और बाद में जा करके संगठित होकर के, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का जो पूर्वाभास है, जो हमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के रूप में प्राप्त होता है, वो हमें देखने को मिला। तो लॉर्ड कर्जन की कौन सी प्रशासनिक नीतियों को लेकर डिस्कशन करना चाहिए, अब तक तो आप समझ ही चुके हैं, है ना। लॉर्ड कर्जन की अगर शिक्षण, लॉर्ड कर्जन ऐसा समझते थे कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, वहीं से राजनीतिक शिक्षाएं भी अधिक से अधिक हो रहा है, जिसके कारण उनका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। चूँकि ऑलरेडी जो है सिपाही विद्रोह हो चुका था, तो उनके दिमाग में ये बैठ गया था जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो उन्होंने क्या लाया ना, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 पारित कर दिया और सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया। अब किसी भी विद्यालय को जो है विश्वविद्यालय में संबद्ध करने में काफ़ी कठिन हो गया। वहाँ जो है क्या क्या सरकारी लोगों की संख्या जो है बढ़ा दी गई सीनेटर में, ताकि कॉलेजेस पर, विश्वविद्यालय पर क्या है पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो। वे चाहते थे कि जो राजनीतिक शिक्षा का केंद्र है उसे कम से कम किया जाए, है ना, जिसका घोर विरोध बाद में देखने को मिला। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जो है ना लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुआ, जो कि एक उदारवादी क्या माने जाते थे, वायसराय माने जाते थे, उनके काल में कई सुधारात्मक कार्यक्रम हुए थे। उनमें स्थानीय संस्थाओं पर भी उन्होंने ध्यान दिया था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड कर्जन आए, उन्हें लगा कि ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं ये अगर डेवलप करेंगे तो हमारा विरोध जोर शोर से होगा। तो उन्होंने इस पर भी क्या किया, लगाम कसा और कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया, चुने गए सदस्य की संख्या कम कर दिया। और बाद में पता चला इसमें एंग्लो इंडियन सभा जो है एक तरह से ये बन गया। और कहा जाता है कर्जन का यह मानना था कि जब वे पदमुक्त होंगे तो वो क्या करेंगे ना, इसी कलकत्ता कॉरपोरेशन का क्या बनना चाहते थे, ना अध्यक्ष बनना चाहते थे। ऐसे उन्होंने कोटेशन भी दिया था। प्राचीन स्मारक जो अधिनियम पर संरक्षण का अधिनियम उन्होंने पारित किया था कि जो उन्होंने देशी रियासतों को फोर्स किया कि आपके यहाँ जो भी पुराने प्राचीन क्या है स्मारक हैं उनको संरक्षण किया जाए। ये कुछ क्या है ना अच्छे कामों में से गिना जा सकता है, जिनके तहत उन्होंने स्मारकों को क्या किया, संरक्षण किया। सबसे जो भयानक और अंतिम जो प्रशासनिक उनके कार्य जो बाद में चलकर क्या किया ना, भारतीयों को एकजुट किया, है ना। और हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो पूर्वाभास है वो हमें वहाँ से देखने को मिलता है, वो है बंगाल विभाजन। पूर्वी बंगाल और असम को एक प्रांत, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को एक तरफ। कहा तो गया कि ये प्रशासनिक परिवर्तन है। ये प्रशासनिक परिवर्तन किस लिए कहा गया, ताकि एक तरह से विखंडन किया जा सके और जो है इस विखंडन के माध्यम से जो है जो राजनीतिक जो एकता थी, स्वतंत्रता संघर्ष में जो एकजुट हो रहे उसे क्या करना था, कमज़ोर करना चाहते थे। राष्ट्रवादी ताकतों को वो क्या करना चाहते थे, कमज़ोर करना चाहते थे। और इसका परिणाम स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के तौर पर जो है देखने को मिला। इस समय काल में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसे लीड किया और उस समय एक स्लोगन चलता था, बैनर्जी झुकना नहीं, सुरेंद्र नॉट सरेंडर नॉट बैनर्जी, ये कथन चलता था। तो जनता ने भी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को क्या सपोर्ट किया और स्वदेशी आंदोलन जो है, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का एक जोरदार आंदोलन हमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन हम कह सकते हैं कि गांधी जी से पूर्व का अगर कोई आंदोलन है तो ये जो है एक महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है। साथ में इसी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ जो है समकालीन तौर पर अगर कांग्रेस में क्या उथल पुथल हुआ देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो है नरमपंथी विचारधारा का जो असफल हुए, उन असफलताओं ने जो एक युवा वर्ग था या कांग्रेस के अंदर का एक वर्ग को जन्म दिया जिसे उग्र विचारधारा का उदय कहा जाता है। जिनके समर्थक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंदो घोष। इनके द्वारा जो है बाद में जा करके जो है उग्र विचारधारा को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया और उनके द्वारा जो है नेतृत्व किया गया। और इसी का परिणाम स्वरूप बाद में जाकर कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हो गया, विभाजन भी हो गया। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि कर्जन की नीतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया, काफ़ी हद तक मजबूत बनाया। हमारे जनमानस में वो राष्ट्रवाद की भावना को डेवलपमेंट करने में कहीं ना कहीं जो क्या है कर्जन की नीतियाँ जो जिम्मेदार थी। और कर्जन की नीतियों ने ही हमें एकजुट किया कि हम जो है क्या करें, स्वतंत्रता संघर्ष का जमकर विरोध करें। और स्वदेशी आंदोलन में जो कुछ हुआ है ना, राखियाँ बांधना की घटना, गीत गाना, एक साथ सारे कार्यों को करना, ये अपने आप में एक क्या था, बेमिसाल उदाहरण था कि भारत में जो है जब भी प्रशासनिक किसी भी विदेशी तत्व प्रशासनिक नीतियों का के द्वारा अगर शोषण किया जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा।
तो ये थे आपके 10 मार्क्स के 3 प्रश्न। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि 15 मार्क्सों के कौन कौन से प्रश्न हैं। 15 मार्क्स के अगर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर जो है भारतीय दर्शन और परंपरा स्मारकों की कल्पना और आकार देने में उसकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। भारतीय स्मारकों की कल्पना, भारतीय दर्शन और परंपरा, तो भारतीय दर्शन और परंपरा, भारत में जो है विभिन्नताओं का देश है। यहाँ हिंदू धर्म से के दर्शन है, इस्लाम धर्म के भी दर्शन है, सिख धर्म के भी दर्शन है, यहाँ बौद्ध के धर्म के भी दर्शन है, जैन धर्मों के भी दर्शन है। और इन सब ने जो है क्या है स्मारक को अपने अपने क्या किया, नए ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण किया और उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो इस संदर्भ में आपको क्या लिखना है, अगर आप गुप्त काल के स्मारकों को ध्यान से देखेंगे या निर्माण को देखेंगे तो वो हिंदू धर्म दर्शन के सिद्धांतों के ऊपर आधारित था, जो कि धार्मिक विचारों को केंद्रित करके बनाया गया था। साथ में मध्यकाल की जो रचनाएं हैं वो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। सिख धर्म से अगर बात करें तो अमृतसर के जो निर्माण है वो क्या है सिख धर्म सिद्धांतों पर आधारित है। साथ में बौद्ध धर्म के तो कई गुहा विहार जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जैसे रॉक कट अजंता एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है ना, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। साथ में जैन धर्म की अगर बात करें तो पारसनाथ, जो झारखंड जो पारसनाथ मंदिर है, ये क्या है ना जैन धर्म से जुड़े हुए निर्माण है। तो अलग अलग परंपरा और दर्शन ने जो है इन स्मारकों को क्या किया, उनको आकार देने में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंबित करती है। अर्थात जो फारसी साहित्यिक स्रोत है उसके द्वारा हमें मध्यकाल की इतिहास की घटनाएं प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो जो मध्यकालीन इतिहास है अगर आप उसका ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो है साहित्यिक स्रोतों ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ठीक है, तो अब इनको देखना है। अगर हम बात करेंगे मध्यकालीन जो फारसी साहित्यिक स्रोतों में से अगर बात करेंगे तो मिनहाज उस सिराज का बात कर लेते हैं। मिनहाज उस सिराज ने तबाकत नासरी फारसी भाषा में लिखा था, जहाँ हमें दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंशों का शासन से जो है गुलाम वंश से संबंधित क्या प्राप्त होता है, इतिहास प्राप्त होता है। भारत में जो तुर्क शासन का प्रारंभ हुआ, गजनी और गौर वंशों का भी इतिहास जो है मिनहाज उस सिराज के तबाकत नासरी से प्राप्त होता है। इसके बाद अमीर खुसरो का तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हें 6 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था, बलबन, केकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक तक। इसके अलावा जो प्रसिद्ध संत हैं निजामुद्दीन औलिया के संपर्क में भी थे। इन सब अमीर खुसरो के द्वारा जो फारसी में रचनाएं की गई, हालांकि वे क्या थे ना, उन्होंने कविताएं लिखा और साथ में हिंदू शब्द और मुहावरों का भी क्या किया था, जो है उन्होंने प्रयोग किया था। तो उनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके द्वारा मसनवी और दीवान जो है तत्कालीन इतिहास की क्या एक बहुत बड़े स्रोत के तौर पर जाना जाता है। उनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो मिफ्ता उल फुतह, नूह सिपेर, आशिक, तुगलकनामा, ख्वाजान उल फुतह जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ख्वाजान उल फुतह में जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रारंभिक 16 वर्षों का शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का, अर्थात उनकी बाजार व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रारंभिक 16 वर्षों की संपूर्ण घटनाएं हमें ख्वाजान उल फुतह में पाया जाता है। तो आप देख पा रही जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं वो बिल्कुल उस युग का क्या कर रहे हैं ना, प्रतिनिधित्व करता है। जियाउद्दीन वर्नी का भी हम वर्णन कर सकते हैं, जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही फतवा जहांदरी लिखा। इसमें भी सुल्तान बलबन के सिंहासन होने से समय से लेकर फिरोज तुगलक के प्रथम 6 वर्षों तक के इतिहास का वर्णन किया गया, घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो ये तो युग को प्रतिबिंबित करता है ना। भारतीय इतिहास जो है मध्यकालीन इतिहास जानने के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के तौर पर जो है ये तारीख़ फिरोज शाही भी जाना जाता है। हम बात करेंगे इसामी का, फुतुह सलातीन जो कि एमबीटी के समकालीन थे। हालांकि इन्हें किन्हीं भी तुगलक शासकों का संरक्षण नहीं मिला। इन्हें जब दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित हुआ तो इसामी के परिवार भी वहाँ चले गए और वे वहीं रह गए। इसामी को बहमानी शासकों का क्या था, संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने महमूद गजनी से लेकर 1350 तक के जो है लगभग 350 वर्ष का जो है घटनाओं का वर्णन किया था फतुह सलातीन में। इसके बाद अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी जो है अकबरनामा, अकबर के शासनकाल, आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल के जो शासन प्रबंध थे उनको लेकर के संपूर्ण डिटेल जो है हमें मुगल काल का, हम कह सकते हैं अकबर काल का, अबुल फजल के अकबरनामा और आईने अकबरी से प्राप्त होता है। तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं जो फारसी साहित्यिक स्रोत हैं वो युग का क्या करते हैं ना, प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम प्रश्न जो है वो है 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और जिसने अपने सामाजिक आधार को बढ़ाया।
1920 के दशक से पूर्व का सामाजिक आधार और 1920 के बाद का सामाजिक आधार को अगर आप क्या करेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1905 में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था वो एक बड़े स्तर पर तो था, लेकिन उतना बड़ा स्तर राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रारंभ नहीं हुआ था। लेकिन 1920 में गांधी जी के जैसे ही प्रवेश हुआ और गांधी जी ने क्या जो है चंपारण के साथ अहमदाबाद मेल मजदूर, खैरा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, इनके द्वारा जो एक आधार स्तंभ बनाया, सामाजिक आधार, जिसमें किसानों को जोड़ना, मजदूरों को जोड़ना, आम जनमानस को जो है स्वतंत्रता संघर्ष में जोड़ दिया। और उसके बाद फिर जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन से हमने देखा कि इसका सामाजिक आधार काफ़ी कुछ बढ़ गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। तो एक सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों का प्रवेश हुआ। अब केवल सत्याग्रह और अहिंसा के विचार के साथ साथ हम देखेंगे उस दौरान जो है क्या है, कई ऐसे संस्थाएं जो है क्रांतिकारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, जैसे HRA, HSRA है ना, इन संस्थाओं का निर्माण हुआ। कम्युनिस्ट जो प्रभाव है वो भी हमें 1920 के दशक में देखने को मिला, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ सत्यवक्त के द्वारा, इसके अलावा MN रॉय के द्वारा। तो इन्होंने जो है कम्युनिस्ट विचारधारा को भी क्या क्या आगे बढ़ाया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है ट्रेड यूनियन का निर्माण होना 1920 के दशक में। ये जो किसान मजदूर आंदोलन है या जो लोग हैं वो क्या है ना जुड़ते चले गए, और 1920 का जो दशक है उन्होंने अपने सामाजिक आधार को 1905 की तुलना में बहुत बड़ा बना लिया था, जो जिसके कारण क्या होगा, बहुत बड़े आंदोलन के तौर पर हमें असहयोग आंदोलन देखने को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार चीज़ों को हम क्या कर सकते लिख सकते हैं कि वो कौन कौन से आधार थे, है ना। एक तो सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का हो गया, फिर कम्युनिस्ट प्रभाव हो गया, फिर हम लिख सकते हैं कि जो संस्थाएं, क्रांतिकारी संस्थाएं भी धीरे धीरे बने, ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने जो है इन संस्थाओं को, क्रांतिकारी जो मूवमेंट है उनको बल प्रदान किया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है जो कम्युनिस्ट प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें जो 1920 में क्या किए ना, एक सामाजिक आधार को निर्माण किया, और ये वैचारिक धाराएं ही उस समय क्या है जुड़ते चले गए, और आगे जा करके हमें क्या हुआ ना, हमें स्वतंत्रता संघर्ष में आपने देखा कि महिलाओं की भी भूमिका देखने को मिला था। तो ये कुछ चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये 2020 का पेपर था जिसको लेकर के डिस्कशन किया गया। अधिक से अधिक एक मिशन मोड पर याद रखिएगा, जितने भी UPSC का मेंस लिखे जा रहे हैं उनको अधिक से अधिक, हालांकि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि UPSC के सभी स्टूडेंट को मालूम है कि PYQ डिस्कशन, PYQ और प्रश्नों को लिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ डिस्कशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें, कम से कम जो है कम से कम 5 प्रश्न तो प्रत्येक दिन लिखना प्रैक्टिस करें, और उन्हें जांच जरूर करवाएं, क्या उसमें सुधार हो सकता है। इन चीज़ों को बारीक तरीके से जो है ध्यान में रखिए, है ना। एक शांत वातावरण में अपने आप को जो है लिखना प्रारंभ करें, और जो है अपने और जो एग्ज़ाम, अपने जो आपकी जो तैयारी है उसे और क्या बनाए, मजबूत बनाए। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए PYQ डिस्कशन के तहत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।